आदाब नाज़रीन, आज फिर हाजिर हैं हम अपने सिलसिलावार प्रोग्राम ख्वाबों का सफ़र लेकर, जिसकी हर किस्त में हम आपको एक नए और अहम मौजू पर मालूमात फराहम करते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान के लोगों में खेलों के लिए हमेशा से दिलचस्पी रही है और इस मुल्क में ऐसे कई अजीम खिलाड़ी हुए हैं जिन्होंने अपनी सलाहियतों से खेल के मैदान में हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है। जैसे ही हॉकी का जिक्र आता है, जो नाम सबसे पहले हमारे जहन में आता है वो नाम है हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी का, जिन्होंने ना सिर्फ हॉकी की दुनिया में नाम कमाया बल्कि हिंदुस्तानी हॉकी को भी बुलंदियों पर पहुंचाने में अहम किरदार अदा किया। बच्चों, आज का दिन हमारे मुल्क में नेशनल स्पोर्ट्स डे के तौर पर मनाया जाता है। आज के दिन यानी 29 अगस्त 1905 को हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद पैदा हुए थे। आज आप लोगों को हॉकी खेलने का मौका दिया जाएगा। जो बच्चे हॉकी खेलना चाहते हैं वो हाथ ऊपर करें। ठीक है। तुम दोनों हॉकी नहीं खेलोगे? सर, मुझे वो हॉकी खेलना नहीं आता। और तुम? सर, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ओके, तुम जाकर क्लास में बैठो। और रेहान, तुम वहां जाकर अपने साथियों का खेल देखो, उससे तुम्हें हॉकी सीखने में मदद मिलेगी। ठीक है? ठीक है, चलते हैं। बाकी के लोग आ जाओ, आ जाओ। 2 हिस्सों में बट जाओ। आओ, तुम इधर आओ, तुम इधर जाओ, इधर जाओ, तुम चलो, आओ, इधर आओ, बॉल देना। खेलो, चलो, मारो, खेलो। हेलो। हेलो, मेरा नाम ध्यानचंद है, तुम्हारा? मेरा नाम रिहान है। ध्यानचंद मतलब क्या क्या आप ही हॉकी के जादूगर हो? हाँ हाँ, मैं ही हूँ। उधर तुम्हारे सारे दोस्त हॉकी खेल रहे हैं, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? दरअसल मुझे हॉकी खेलना नहीं आता। ओहो, आ जाएगा। शुरू में मुझे भी हॉकी में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन जब हुई तो फिर होती ही चली गई। अच्छा, चलो, जितनी देर में तुम्हारे साथी हॉकी खेलकर आते हैं तब तक मैं तुम्हें अपने बारे में कुछ बता देता हूँ। हाँ, बिल्कुल। मेरी पैदाइश इलाहाबाद में हुई थी। मेरे वालिद फौजी थे। मेरे बड़े भाई को हॉकी से प्यार था, लेकिन मुझे शुरुआत में उस खेल में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैंने शुरुआती तालीम हासिल की और फिर फौज में भर्ती हो गया। 16 साल की उम्र में मैंने फौज में नौकरी कर ली। वहीं से मेरा हॉकी का सफर शुरू हुआ। वो कैसे? हमारी रेजिमेंट में एक सूबेदार बोली तिवारी थे। उन्होंने ही मुझे खेल की तरफ रागिब किया। मुझे उन्हीं से हॉकी का पहला सबक पढ़ने को मिला। धीरे धीरे मेरी दिलचस्पी इस खेल में होने लगी। 1922 से 1926 तक 4 साल के दौरान फौज की तरफ से मैं हॉकी खेलता रहा।
सूबेदार तिवारी मुझे हॉकी की बारीकियां बताते और अक्सर मेरी खामियों पर मुझे उनकी डांट भी सुनने को मिलती थी। लेकिन ये बात सच है कि अगर आज मैं हॉकी खिलाड़ी के तौर पर दुनिया में जाना जाता हूं, तो इसका शरफ सूबेदार तिवारी के सर ही जाता है। ओहो, तो ये बात है, वो आपके कोच थे। धीरे धीरे मुझे हॉकी में आगे बढ़ने का मौका मिला। 1926 में मुझे पहली बार न्यूजीलैंड जाने वाली टीम के लिए चुना गया। जानते हो वहां हमने क्या कमाल दिखाया? हमने उस दौर में कुल 21 मैचों में से 18 मैच जीते। अरे वाह, दैट्स ग्रेट। उसके 2 साल बाद हमने ओलंपिक में झंडे गाड़े। 1928 के स्मार्ट टाइम ओलंपिक्स में हमारी हॉकी टीम ने पहली बार शिरकत की। उस दौरान हमने सभी को हराकर आलमी चैंपियन का खिताब अपने नाम किया और मुझे उसके लिए गोल्ड मेडल मिला। हमने वहां 4 मैचों में 23 गोल किए थे। अरे आप लोगों ने तो कमाल कर दिया। ये सब हिम्मत और हौसले की बात होती है। हमने यही जलवा उससे अगले ओलंपिक्स में भी दिखाया। 1932 के लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में मुझे फिर से हॉकी टीम में लिया गया। उस बार हमने कुल 262 गोल किए थे, जिसमें से 101 मैंने अकेले किए थे। क्या 101? आप तो वाकई में जादूगर थे। शुक्रिया। उस दौरान हमने एक मैच में अमेरिका को 24-1 के रिकॉर्ड फर्क से हराया। उस मैच में मैंने और मेरे भाई रूप सिंह ने 8-8 गोल किए। अरे वाह, लगातार 2 ओलंपिक्स में कमाल। 2 नहीं 3। हमने उससे अगले साल भी हिंदुस्तान का नाम रोशन किया। 1936 के बोस्टन ओलंपिक्स में भी हम वर्ल्ड चैंपियन बने। जानते हो उस दौरान मैं टीम का कैप्टन था। हमने सारे मैच बढ़िया तरीके से जीते और 15 अगस्त 1938 को हमारा फाइनल मैच जर्मनी के साथ था। हम उससे पहले एक प्रैक्टिस मैच में जर्मनी से हार गए थे, इसीलिए मुझे खौफ था कि कहीं हम दोबारा हार ना जाएं। फिर मैंने अपने सभी खिलाड़ियों में जोश भरने का फैसला किया। मैंने सभी खिलाड़ियों को ड्रेसिंग रूम में जमा किया और तिरंगा उनके सामने रख दिया। हम सब ने तिरंगे को सलामी दी और मैच के लिए मैदान में उतर गए और हमने जर्मनी को हरा दिया। उस वक्त हमें क्या पता था कि 15 अगस्त का दिन हमारे लिए आगे इतना मुबारक होगा कि उस दिन हमें आजादी मिलेगी। अरे ये तो बड़ा खूबसूरत इत्तेफाक है। 1948 में मैंने हॉकी को अलविदा कह दिया। अपने उस सफर में मुझे बहुत सारे एजाजात मिले। जिन लोगों ने मेरे खेल को पसंद किया उनमें हिटलर भी शामिल थे। क्या हिटलर? हाँ हाँ, उन्होंने तो मुझसे गुजारिश भी की थी कि मैं जर्मनी की तरफ से खेलूं, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। मुझे क्रिकेट के अजीम खिलाड़ी डॉन ब्रैडमैन से तारीफ सुनने को मिली, बल्कि एक बार तो मैं उनसे मिला भी। कब? ये 1935 की बात है। एडिलेड में मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। उन्होंने कहा था कि मैं हॉकी में वैसे ही गोल करता हूं जैसे क्रिकेट में रन बनते हैं। ओहो, वेरी गुड। तुम्हें पता है, लोगों को ये शक रहता था कि मेरी हॉकी में कोई जादू है, तभी तो मैं इतने गोल कर पाता हूँ। एक बार तो मेरी हॉकी स्टिक तोड़कर भी देखी गई। क्यों? ये पता लगाने के लिए कि मेरी हॉकी में मकनातीस तो नहीं लगा हुआ है। मुझे हुकूमत की तरफ से कई इनामात मिले। 1956 में मुझे पद्म भूषण से नवाजा गया और मेरे पैदाइश के दिन 29 अगस्त को खेलों का कौमी दिन करार दिया गया। हाँ, हमारे कोच ने बताया था। 74 साल की अपनी उम्र में मैंने अपने जुनून हॉकी को हमेशा सीने से लगाए रखा। मैंने हॉकी को अपना शौक, अपना जुनून बना लिया, इसीलिए मैं आगे बढ़ पाया। तुम भी अगर जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो तो अपनी मंजिल को पाने के लिए पूरी ताकत से डट जाओ। कामयाबी तुम्हारे कदम जरूर चूमेगी। आपकी बातों को मैं हमेशा याद रखूंगा। रिहान, तुम्हें अपने साथियों का खेल देखने को कहा था, यहां आराम फरमाने के लिए नहीं। उन लोगों का मैच भी खत्म हो गया और तुम यहां सोए हुए हो। उठो उठो। सॉरी सर, मेरी आंख लग गई थी। आंख लग गई थी? सर, मैं भी हॉकी सीखूंगा और एक महान खिलाड़ी बनूंगा, बिल्कुल मेजर ध्यानचंद की तरह। और मैं 3 ओलंपिक्स में अपने मुल्क का नाम रोशन करूंगा।
ये सब ठीक है, लेकिन उनके बारे में इतनी मालूमात कहाँ से मिली? सर बस पता है। पता है? आइए इस अजीम खिलाड़ी की जिंदगी के उतार चढ़ाव, उसकी हिम्मत और उनके मजबूत इरादों की दास्तां से आपको वाकिफ कराते हैं। आज के किस्त को पेश करने से पहले हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि हॉकी हमारा कौमी खेल है। हमारे मुल्क की शनाख्त उसकी कौमी निशानियों से है, इसलिए जाहिर है हॉकी भी हमारे मुल्क की कौमी शनाख्त का ही एक हिस्सा है। हमें चाहिए कि हम अपने इस कौमी खेल को फरोग दें और इसमें ज्यादा से ज्यादा दिलचस्पी दिखाएं। हाय रिहान, क्या हुआ? तुम इतनी गुमसुम क्यों बैठे हो रिहान? अप्पी, सानिया मैम ने हमारा स्कूल छोड़ दिया। क्या? क्यों और कब? आज ही। वजह तो पता नहीं, लेकिन अब मुझे समझने वाला कोई नहीं। वैसे ही सब तो मुझ पे हंसते ही हैं, और अब से तो उनको मौका भी मिल जाएगा। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो रिहान, अल्लाह ने चाहा तो ऐसा कुछ नहीं होगा। अप्पी, आप एक काम कीजिए ना, अम्मी अब्बू से बात करके मेरा स्कूल बदलवा दीजिए। देखो रिहान, किसी के चले जाने से हमारी जिंदगी नहीं रुकती, और अगर अभी तुम इतनी छोटी मोटी परेशानियों से डर जाओगे तो आगे चलकर बड़ी परेशानियों का सामना कैसे करोगे? अप्पी, आपकी बातों से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। अब मैं उसी स्कूल में रहूंगा। मैं भी देखता हूँ मुझ पर कौन हंसता है। ये हुई ना कुछ काम की बात। That's like my brave boy. क्या बात है अप्पी, आपके मुंह से पहली बार तारीफ सुन रहा हूँ। थैंक यू, थैंक यू। झूठे, ये तो सरासर झूठ बोल रहे हो। चलो मैं जाती हूँ। अप्पी अप्पी, रुकिए ना, कान पकड़ता हूँ, अब से खिंचाई नहीं करूँगा। वैसे अप्पी, आपको पता है आज मेजर ध्यानचंद का बर्थडे है। हाँ रेहान, आज सुबह ही मैंने न्यूज़ में देखा। अच्छा अप्पी, क्या आपको ऐसा इंस्टीट्यूट पता है जहाँ हॉकी की ट्रेनिंग मिलती है? हॉकी की ट्रेनिंग? हाँ, मेरे ख्याल से मेरे दोस्त कबीर को पता होना चाहिए। मैं बाद में उससे फोन पे पूछ लूंगी। ओके, चलो मैं आज तुम्हें एक किस्सा सुनाती हूँ। हाँ हाँ, पर किस्सा किसके बारे में होगा? मैं आज तुम्हें भारत रत्न के बारे में बताऊंगी। क्या भारत रत्न अवार्ड? पर उससे ध्यानचंद का क्या ताल्लुक? मुझे तो लग रहा था कि आप मुझे ध्यानचंद के बारे में बताने वाली हैं। ये भी उनसे ही जुड़ा है। अभी तुम्हें सुनना है कि नहीं, ये बताओ। हाँ अप्पी, आप तो बेकार में नाराज हो रही हैं। मुझे तो हर तरह की इल्म देने में अच्छा लगता है। क्या तुम्हें पता है, सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न का खिताब मिला, पर ध्यानचंद को नहीं। पर अप्पी, उनको क्यों नहीं मिला, जबकि वो हॉकी के जादूगर हुआ करते थे? ये तो हम सब जानते हैं कि सचिन तेंदुलकर एक अजीम खिलाड़ी हैं और एक बहुत अच्छे इंसान भी हैं, और उनको ये खिताब मिलने पर किसी को कोई एतराज भी नहीं है। पर अब मसला ये है कि ध्यानचंद को ये खिताब काफी पहले मिल जाना चाहिए था। क्या ये अवार्ड उनको नहीं मिला था अप्पी? मुझे तो ये बात पता ही नहीं थी। इस पहलू की जानकारी मुझे भी नहीं थी रिहान, आज बस न्यूज़ में देखा तो पता चला। अब तुम आगे की सुनो। ध्यानचंद को शायद भारत रत्न इसलिए नहीं मिला होगा क्योंकि वो जिस दौर में हॉकी खेला करते थे, उस दौर में हॉकी सबसे मकबूल खेल हुआ करता था। आज हॉकी की जगह क्रिकेट ने ले ली है। क्रिकेट तब नवाबों और रईसों के खेलने का खेल हुआ करता था, जबकि हॉकी आम इंसानों के खेलने का खेल था।
जैसे सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, उसी तरह ध्यानचंद ने भी हॉकी का हर एक रिकॉर्ड तोड़ दिया था। उसके बाद क्या हुआ अप्पी? उसके बाद ध्यानचंद 3 बार ओलंपिक खेलने गए थे और तीनों ही बार वो गोल्ड मेडल लेकर वापस अपने मुल्क लौटे। ध्यानचंद का रिकॉर्ड 70 बरस तक तोड़ना तो दूर की बात है, उसे कोई छू भी नहीं सका। जिस वक्त ध्यानचंद खेला करते थे, उस वक्त हमारा भारत अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था, जिस वजह से तमाम मुल्क की निगाहें बस ध्यानचंद पर ही टिकी हुई थी। वाह अप्पी, मतलब उस वक्त में सुपरस्टार्स में से एक माना जाता था ध्यानचंद अंकल को। हाँ रेहान, पर एक बार वो एक मैच में गोल नहीं कर पाए। इस बात से पूरे मुल्क में खलबली मच गई थी। गोल नहीं कर पाए? पर क्यों अप्पी? ऐसा इसलिए क्योंकि गोल पोस्ट की चौड़ाई कम थी। उन्होंने कहा कि गोल पोस्ट का रकबा मेयार के मुताबिक नहीं है, और ऐसा हुआ भी। जब गोल पोस्ट की पैमाइश की गई तो ये पता चला कि गोल पोस्ट की चौड़ाई कम थी। इसी वजह से ध्यानचंद को हॉकी का बाजीगर कहा जाता है। अरे वाह, बिना नपाई किए उन्हें पता चल गया। हैट्स ऑफ। काश हमारे रिजल्ट के मार्क्स भी ऐसे पता चल जाते तो मजा आ जाता। ऐसा तो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि तुम तो रेहान हो ना, मेजर ध्यानचंद तो नहीं हो। अब हंसना बंद कीजिए और आगे की बात बताइए। अरे वाह, संजीदा रहते हो तो बहुत प्यारे लगते हो। अच्छा, अब आगे की सुनो। एक जर्मन रोजनामे में छपा था कि ध्यानचंद बाजीगर की तरह खेलते हैं। हिटलर ध्यानचंद के खेल से इतना मुतासिर हो गए थे कि हिटलर चाहते थे कि ध्यानचंद जर्मनी में ही रहें और कर्नल के ओहदे पर फाइज हों। एक बार एक जर्मन गोलकीपर ने ध्यानचंद के साथ फाउल किया था। तब ध्यानचंद ने अपनी टीम से कहा कि इसका जवाब वो गोल कर देंगे। उसके बाद अप्पी? ऑस्ट्रिया में अभी भी उनका एक मुजस्सिमा लगा है। लंदन का एक स्टेशन ध्यानचंद के नाम पे रखा गया है। जिस तरह पेले का नाम फुटबॉल से जोड़ा जाता है, सर ब्रैडमैन का नाम क्रिकेट से जोड़ा जाता है, उसी तरह ध्यानचंद का भी नाम हॉकी से जोड़ा जाता है। शुक्रिया अप्पी, उनके बारे में इतना सब कुछ बताने के लिए। वैसे मैंने उनको कल अपने ख्वाब में देखा था। क्या? हाँ अप्पी, कल उन्होंने मुझे ख्वाब में बहुत सारी बातें बताई। अप्पी, एक सवाल। हाँ पूछो रेहान। क्या ये ख्वाबों का सिलसिला मेरे साथ यूं ही जारी रहेगा? इस सवाल का जवाब तो बस खुदा ही दे सकता है रेहान। चलो अप्पी, मैं चलता हूँ। सुहेल और अरमान मुझे ढूंढ रहे होंगे। या खुदा, आज रेहान ने जो सवाल किया है उसका जवाब तो मैं खुद नहीं जानती कि रेहान को इस ख्वाबों की दुनिया से निजात मिलेगी भी या नहीं। ये तो आने वाले वक्त से ही हमें मालूम होगा कि ये खुदा की कैसी करामात है और इसकी क्या वजह है जो रेहान को ऐसे लोग दिखाई देते हैं ख्वाब में। सानिया जी ने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया, पर आखिरकार क्या हुआ? हाँ शर्मा जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और उसका नतीजा आप खुद ही देख रहे हैं। आज सानिया जी ने एक बहुत अहम फैसला ले लिया। ये स्कूल छोड़कर चली गईं क्योंकि कुछ लोगों ने उनके खिलाफ प्रिंसिपल को भड़काया और प्रिंसिपल साहब ने सानिया जी को स्कूल छोड़ने को कह दिया। ये बात उनको पता थी, फिर भी उन्होंने एक लफ्ज तक नहीं कहा। पर तौफीक जी, क्या प्रिंसिपल ने इस बात की तह तक जाने की कोशिश की थी? हाँ, उन्होंने ऐसा किया, पर सानिया जी ने उनको इस बात की तह में जाने से मना कर दिया। वो ऐसा नहीं चाहती थी कि उनको इस बात का पता चले कि सानिया जी के खिलाफ एक पॉलिटिक्स चल रही है, क्योंकि ऐसा करने से सबके चेहरों से नकाब हट जाता। ऐसा क्यों? उन्होंने ऐसा सोचा, और सिर्फ यही नहीं, दुनिया के किसी भी स्कूल में इस तरह की मिसाल नहीं मिलेगी जैसे वो सबका ख्याल रखती हैं। तो क्या हमें उन पुराने तरीकों को फिर से अपनाना होगा, वही पुराने ख्यालात? नहीं तौफीक जी, हमें कुछ करना चाहिए, हमें लड़ना चाहिए। हाँ शर्मा जी, हमें मिलके नए एजुकेशन सिस्टम को आगे लाना है। पर तौफीक जी, आज जब सानिया जी मौजूद नहीं है तो आप ही को हमें सही रास्ते पर ले जाना है। आज से ये जिम्मेदारी आप ही पर है। हाँ शर्मा जी, आप बेफिक्र रहिए और मैं उनके चहेते स्टूडेंट रेहान को भी सही राह दिखाऊंगा। तौफीक जी,
हमें आपसे यही उम्मीद थी और हमें पता है कि ऐसा आप कर सकते हैं। हाँ शर्मा जी, अगर हम साथ मिलकर ये काम करें तो इंशाल्लाह ये काम जरूर कामयाब होगा। तौफीक जी, क्यों ना हम सानिया जी के घर में जाकर उन्हें ईद की मुबारकबाद भी दे दें और साथ ही साथ उन्हें ये दरख्वास्त करें कि वो हमारा स्कूल छोड़कर ना जाएं। जैसे आप मुनासिब समझें। देखिए शर्मा जी, आप यहाँ नए हैं। आपने हमारी जूली ब्रिगेंजा और सानिया जी के अलावा किसी से बात नहीं की, इसलिए आप ऐसा बहुत कुछ नहीं जानते जो हमारी पीठ पीछे चलता रहता है। हे भगवान, तौफीक जी आप प्लीज मुझे बताएं। मैं तो यहाँ नया हूँ और मैं चाहता भी नहीं कि मैं उन पुराने ख्यालात के लोगों के साथ अपना वक्त बिताऊं जो बच्चों के एजुकेशन सिस्टम को बदलना ही नहीं चाहते। हाँ शर्मा जी, मैं आपकी बातों से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। पहले मैं भी ऐसा ही सोचता था, लेकिन सानिया जी की बातों ने मुझे अपनी राय ओह। बदलने पे मजबूर कर दिया और उन्होंने इस सिस्टम को बदलने की कोशिश की और ये बात बाकी टीचिंग स्टाफ को पसंद नहीं आई। सानिया जी एक बहुत अच्छी उस्तानी के अलावा एक बहुत अच्छी इंसान भी हैं। वो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी, अच्छा। लेकिन उसकी फीस नहीं लेती थी। ओह। उनके प्यार में कोई मिलावट नहीं थी और अपने बच्चों का सही तरीके से ख्याल रखती थी। उनका एक मुख्तलिफ तरीका था पढ़ाने का। सानिया जी ने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई। वो चाहती थी कि उनके स्टूडेंट्स को और तालीम दी जाए जो किताबों में मौजूद नहीं होती। इसलिए सानिया जी उनकी क्लासेस में किताबों से जुड़ी तालीम देती थी, पर उनकी ट्यूशन में हमेशा नई नई तालीम होती थी जो किताबों में मौजूद नहीं होती। ये काबिल यहाँ तारीफ तक कि छठी क्लास के कुछ बच्चे तो 9वीं क्लास के सवालात को हल कर सकते हैं। तौफीक जी, क्या मैं जान सकता हूँ उन बच्चों के नाम? हाँ क्यों नहीं शर्मा जी, मिसाल के तौर पर रेहान को ही ले लीजिए। रिहान? दरअसल रेहान एक ज़हीन स्टूडेंट है। हाँ मैं मानता हूँ कि उसकी लापरवाही की वजह से उसे गलत समझते हैं। ओह। मैं भी शुरुआत में ऐसा ही सोचता था, पर जैसे जैसे मैं जानने लगा हूँ तो मुझे मालूमात हुई रेहान की काबिलियत के बारे में। रेहान से सानिया जी को बहुत लगाव था क्योंकि किसी हद तक दोनों के ख्यालात काफी मिलते थे। पर तौफीक जी, रिहान का ये पहलू कोई नहीं जानता, सब उस पे हंसते हैं। हाँ, इसलिए ऐसा होता है क्योंकि उसकी बचकानी हरकतें अभी तक बंद नहीं हुई। पर सानिया जी ने रेहान की इस आदत को समझा। अच्छा। यहाँ तक कि सानिया जी ने रेहान के ख्वाबों से ये नतीजा निकाला कि उसके ख्वाब मामूली नहीं हैं, उसके ख्वाब उसे तहरीक देते हैं। अरे आप लोग बैठिए बैठिए, एक बार इतना तो करते। वैसे आप लोगों को ज्यादा इंतजार तो नहीं करना नहीं, पड़ेगा। नहीं। दरअसल सानिया जी, हम आपके पास एक दरख्वास्त लेकर आए हैं कि आप प्लीज हमारा स्कूल ना छोड़ें। नहीं शर्मा जी, तौफीक जी, आप तो जानते ही हैं मुझे वहाँ पर कैसे अलग करके रखा जाता है। सानिया जी, आप एक बार फिर सोच के देखिए। नहीं, मैं और कंटिन्यू नहीं कर सकती, बस। लेकिन देखने में आया है कि हमारे मुल्क में जितनी ज़्यादा दिलचस्पी दूसरे खेलों में दिखाई जा रही है, उतनी दिलचस्पी हॉकी में नहीं दिखाई देती। नाज़रीन, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जिंदगी का सफ़र, जद्दोजहद और मेहनत का नतीजा ही तो है कि आज मेजर ध्यानचंद का नाम हॉकी की दुनिया में बहुत इज्जत से लिया जाता है। मेजर ध्यानचंद ने हॉकी के मैदान में अपने हुनर के वो जौहर दिखाए कि हर कोई देखने वाला उनका फैन हो गया। हनीमून के लिए कहाँ जाना है?